हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का स्वरूप, वो मैं आपको करवाऊंगी। भारतीय राज्य का स्वरूप में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारतीय राज्य का स्वरूप, उसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो जो भारतीय राज्य का स्वरूप है, हम उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और जो भारतीय राज्य है, जो वर्ड स्टेट यूज़ किया गया है, इसमें स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से लिया गया है, ठीक है, कि भारत जो देश है वो जो है किस टाइप का है, तो वो है आपका भारतीय राज्य का स्वरूप। तो जैसे आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, उसके बाद जो है भारतीय संवैधानिक प्रणाली की क्या विशेषताएं रही हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो उसका पॉइंट है, सबसे पहले है आपका इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट। भारत एक प्रभुसत्ताशाली राज्य के रूप में, इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट, भारत एक प्रभुसत्ताशाली राज्य के रूप में। तो इसमें सबसे पहले हमें वर्ड्स के मीनिंग के समझने पड़ेंगे कि जो आपका वर्ड है प्रभुसत्ताशाली, उसका क्या मतलब है। प्रभुसत्ताशाली का मतलब है प्रभुसत्ता संपन्न होना, मतलब कि एक राज्य, ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त होता है। यानी कि जो भारत है वो क्या है, प्रभुसत्ता संपन्न है, यानी कि वो जो अपने डिसीजन है, चाहे वो कंट्री के अंदर है चाहे वो कंट्री के बाहर है, देश के अंदर यानी भारत के अंदर, या फिर भारत से बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ उसके कैसे रिलेशन है, उसमें वो पूरी तरह से अपने डिसीजन लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है, अपने आंतरिक कार्यों में भी और बाहरी कार्यों में भी। कोई भी विदेशी सत्ता उसके ऊपर जो है अपना कोई भी जो है उसके ऊपर अपने डिसीजन नहीं थोप सकती, ठीक है। तो वो है भारत एक प्रभुसत्ताशाली राज्य। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में सेकंड पॉइंट है आपका, भारत एक समाजवादी राज्य नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ सोशलिस्ट स्टेट, भारत एक समाजवादी राज्य नहीं है। तो समाजवादी राज्य नहीं है में भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समाजवाद क्या होता है। तो समाजवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य का निजी अधिकार होता है, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण जो उत्पादन के साधन है उस पर किसका नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन जो इंडिया है उसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक समाजवादी राज्य नहीं है। उसके अलावा और क्या रीज़न है, समाजवाद में तो ये होता है कि जो संपत्ति है उसका असमान वितरण नहीं होता, और जितनी भी परस्पर विरोधी आर्थिक श्रेणियां हैं उनका अस्तित्व नहीं होता, और किसी श्रेणी या मनुष्य का दूसरी श्रेणी या मनुष्य द्वारा शोषण नहीं होता। लेकिन अगर आप ये भारत में देखो तो एक वर्ग अमीर वर्ग है और दूसरा वर्ग गरीब वर्ग है। अमीरों के द्वारा हमेशा गरीबों का शोषण होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक समाजवादी राज्य नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि भारत में समाजवाद की और गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी कार्यवाहियां कर रही हैं जो कि उसे समाजवाद की ओर ले जा रही हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं और उत्पादन के साधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए भी प्रभावशाली कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। भूमि की अधिक से अधिक सीमा निश्चित कर दी गई है। स्त्रियों और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन देने के विषय में और बॉन्डेड लेबर को समाप्त करने के विषय में कानूनी व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया है। तो ये सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भारत को समाजवाद की और बढ़ा रही हैं। लेकिन भारत पूरी तरह से समाजवादी राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य होता क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय है कि राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं है, बल्कि राज्य की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है और राज्य धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य जनहितों, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है और धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है भारत है।
और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। ठीक है, जो आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 25 से लेके 28, उसमें भी भारत जो है, भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। जैसे कि आर्टिकल आपके आ गए 25, 26, 27, 28। आर्टिकल जो 25 है वो किसी भी धर्म को मान्य तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27 वो किसी विशेष धर्म के विकास की स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 28 क्या है, कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा या धार्मिक पूजा में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता देता है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या प्रूव करते हैं कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, और इनके बेस पे हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है भारत एक लोकतंत्रीय राज्य के रूप में, इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो भारत एक लोकतंत्रीय राज्य के रूप में, तो उसमें जो लोकतंत्र है उसके आधार स्तंभ 3 माने जाते हैं: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो लोकतंत्र में जो व्यक्ति है उसमें भारतीय नागरिकों को जो है आपस में भेदभाव की मनाही की गई है, चुनाव लड़ने का अधिकार उनको दिया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो लोकतंत्रीय राज्य में ही पाई जाती हैं। तो जो इंडिया है उसमें स्वतंत्रता, यानी कि जो नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो भाषण देने, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सभाएं करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता उनको दी गई है। दूसरा जो पॉइंट है समानता। समानता में क्या है कि सबको समान समझा गया है, किसी को किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में भी भेदभाव के बिना जो है योग्यता के आधार पर सभी नागरिकों को प्रवेश करने की आज्ञा दी गई है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बोला था भ्रातृत्व, तो भ्रातृत्व को विकसित करने के लिए छुआछूत को समाप्त किया गया है, प्रत्येक प्रकार के सामाजिक भेदभाव की मनाही की गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, भारत को एक लोकतंत्रीय राज्य के रूप में प्रूव करती हैं। उसके अलावा भारत में प्रत्येक नागरिक को जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो वोट दे सकता है। तो ये सब बातें भारत को एक लोकतंत्रीय राज्य के रूप में प्रूव करती हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका है इंडिया एज अ रिपब्लिक, भारत एक गणराज्य के रूप में। तो गणराज्य होता क्या है, तो गणराज्य शासन प्रणाली के उस रूप को कहते हैं जिस रूप में देश का प्रधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। ध्यान रखना है आपने, गणराज्य क्या है, गणराज्य शासन प्रणाली के रूप में उस रूप को कहते हैं, शासन प्रणाली के उस रूप को कहते हैं जिस रूप में देश का प्रधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। तो अगर आप इंडिया में देखते हैं तो भारत क्या है, एक गणराज्य है, क्योंकि जो भारत का कार्यकारी मुखिया है वो राष्ट्रपति है। जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव संसद की दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक गणराज्य के रूप में, यानी कि गणराज्य यहाँ पर जो देश का प्रधान है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, लोगों के द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। और जो भारत का राष्ट्रपति है वो भी क्या है, लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है। उसके बाद है संसदीय प्रणाली, 6 पॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी आपको पहले पता होना चाहिए कि संसदीय प्रणाली होती क्या है। तो इसमें कार्यपालिका की विधान पालिका के प्रति उत्तरदायित्व और कार्यपालिका तथा विधान पालिका में निकटतम संबंध जो है पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, संसदीय प्रणाली। कार्यपालिका का विधान पालिका के प्रति उत्तरदायित्व और कार्यपालिका और विधान पालिका में निकटतम संबंध। तो अगर आप देखते हैं तो जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधान पालिका में से ही चुने जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ की कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, वो सामूहिक रूप से विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है संघात्मक रूप, फेडरल फॉर्म। तो इसमें हमें एक मेन वर्ड याद रखना है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।
तो ये जो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है वो किसके बीच में, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में। क्यों? क्योंकि भारत में दोहरी शासन प्रणाली है और उसी की वजह से केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। 3 सूचियाँ जो हैं आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें क्या है, संघ सूची में ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में कानून का निर्णय केवल संसद कर सकती है। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को दिया गया है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिनके संबंधित कानून का निर्माण संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कर सकते हैं। तो संघात्मक रूप में मेन क्या है, शक्तियों का विभाजन, ये वर्ड आपको याद रखना है, और किसके बीच में, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में। उसके अलावा और क्या क्या है, लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, संविधान का कठोर स्वरूप, द्विसदनीय संसद की व्यवस्था। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो भारत सरकार को संघात्मक स्वरूप की पुष्टि करती हैं, जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, जो भारतीय सरकार है, वो संघात्मक स्वरूप की है। भारतीय राज्य के स्वरूप में लास्ट पॉइंट है आपका यूनिटरी ट्रेंड्स, एकात्मक प्रवृत्तियाँ। तो एकात्मक प्रवृत्तियों में मेन आपको क्या याद रखना है कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा शक्तिशाली बनाई गई है, किसके कंपैरिजन में, स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो जो भी अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था संघात्मक रूप जो आपको बताया था मैंने, उसमें मैंने आपको 3 लिस्ट बताई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है, संघ सूची है, उसमें महत्वपूर्ण विषय अंकित किए गए हैं, तो जो कि क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। उसके अलावा जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, उसमें जो विषय हैं वो भी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त नहीं किए गए हैं। यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची में अंकित किसी विषय संबंधी संसद के द्वारा कानून बनाना राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक है, तो संसद को उस विषय संबंधी कानून की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि जो विषय राज्य सूची में दिए गए थे उन पर भी संघ सूची इस सिचुएशन में कानून बना सकती है। उसके अलावा अगर जो है आर्टिकल 352 के अंडर अगर आपातकालीन घोषणा की गई है, तो ऐसे में भी केंद्रीय संसद को राज्य सूची के अंकित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। उसके अलावा जो राज्यों के प्रमुख हैं, राज्यपाल, वो केंद्र सरकार के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या प्रूव कर रही हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, किसके कंपैरिजन में, वो राज्य सरकारों के कंपैरिजन में ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उसके अलावा केंद्र सरकार पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, केंद्रीकृत नियोजन, संवैधानिक संशोधन का केवल संसद के द्वारा पारित होना, इकहरी नागरिकता, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो भारत सरकार की एकात्मक प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर भारतीय राज्य का स्वरूप, जिसमें हमने पढ़ा 8 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए। भारतीय राज्य के स्वरूप में भारत एक प्रभुसत्ताशाली राज्य के रूप में, सेकंड था भारत एक समाजवादी राज्य नहीं है, थर्ड भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, फोर्थ भारत एक लोकतंत्रीय राज्य के रूप में, फिफ्थ भारत एक गणराज्य के रूप में, सिक्स संसदीय प्रणाली, 7 संघात्मक रूप और 8 पॉइंट था एकात्मक प्रवृत्तियाँ। थैंक यू।